हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और ये टॉपिक है रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट पॉइंट लेते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। तो देखो बच्चों, रिवर्सिबल प्रोसेस मीन्स द प्रोसेस इन विच सिस्टम गोज इनिशियल टू फाइनल स्टेट through large number of steps and attain a equilibrium between system and surrounding in each step of process। समझे बच्चों कि ऐसे प्रोसेस जिसमें सिस्टम अपनी इनिशियल से जब फाइनल स्टेट में जाता है तो लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स को यूज करता है और प्रोसेस की हर एक स्टेप में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इक्विलिब्रियम अटेन रहता है, तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है बच्चों? रिवर्सिबल प्रोसेस। और यही मैंने डेफिनेशन दी है कि द प्रोसेस इन विच सिस्टम गोज इनिशियल टू फाइनल स्टेट थ्रू लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स एंड अटेन इक्विलिब्रियम बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इन ईच स्टेप ऑफ प्रोसेस। यहां तक बात समझ गए? अब आता है कि इनमें रिवर्सिबल नेचर क्यों होता है। तो देखो बच्चों, ये जो प्रोसेस है इसमें प्रोसेस को आगे की तरफ चलाने वाला जो ड्राइविंग फोर्स है, समझ गए ना? मतलब जो प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में मान लो चल रहा है तो उसको चलाने वाला जो ड्राइविंग फोर्स है उसकी वैल्यू और जो प्रोसेस को रिवर्स करने वाला फोर्स, अपोजिंग फोर्स, उसकी वैल्यू, इन दोनों में इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस होता है। इसलिए किसी एक फोर्स की जो वैल्यू है उनमें इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज आता है, इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, तो प्रोसेस किसी एक डायरेक्शन में थोड़ा सा चलता है, फिर अगर दूसरे की वैल्यू चेंज हो गई तो फिर रिवर्स हो जाएगा। तो इस तरह से इनके बीच में एक रिवर्सिबिलिटी बनी रहती है। और यही मैंने लिखा है कि द रिवर्स नेचर ऑफ प्रोसेस इज ड्यू टू इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस बिटवीन अपोजिंग फोर्स एंड ड्राइविंग फोर्स ऑफ प्रोसेस। जो प्रोसेस को चला रहे हैं और उसको रिवर्स कर रहे हैं, उनके जो फोर्सेस हैं उनकी वैल्यूज में बहुत ही लिटिल, बहुत ही स्मॉल डिफरेंस होता है, इसीलिए इनमें रिवर्स नेचर होता है। देयरफॉर प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड बाय इनफाइनाइटली स्मॉल डिक्रीज और इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अपोजिंग फोर्स देन वैल्यू ऑफ ड्राइविंग फोर्स। मीन्स यहां हम ये कहें कि ये ए से बी में चेंज चल रहा है, तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है ड्राइविंग फोर्स, और यहां से ये जो है ये कौन सा हो गया? अपोजिंग फोर्स। ये जो फोर्सेस हैं दोनों, इनकी वैल्यूज में बहुत ही स्मॉल डिफरेंस होता है, इसलिए किसी एक फोर्स की वैल्यू को जरा सा इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो प्रोसेस किसी एक डायरेक्शन में जाता है, फिर दूसरे की वैल्यू जरा सी बढ़ी तो फिर रिवर्स हो जाता है, और इस तरह से प्रोसेस एक रिवर्सिबल नेचर को शो करता है। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लो आप अपने घर के दरवाजे में खड़े हैं और कोई ऐसा पर्सन आता है जो आपको धक्का देता है, उसका जो धक्का है या उसका जो फोर्स है आप पे जो लग रहा है और आपका धक्का फोर्स दोनों बराबर है, तो आप वहीं खड़े रहेंगे, और आपने जरा सा अपना फोर्स इंक्रीज किया तो पीछे की तरफ चला जाएगा। मान लो उसने जरा सा थोड़ा सा भी अपना फोर्स इंक्रीज किया तो आपको अंदर कर देगा, और इस तरह से दोनों के बीच में एक रिवर्सिबल नेचर बना रहेगा। अब आपको उसको हटाना ही है तो आप अपना जो फोर्स है वो इनफाइनाइटी में से इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल इंक्रीज कर करके उसको दूर हटा सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है आप देख रहे हैं कि रिवर्सिबल बना रहेगा, लेकिन धीरे धीरे आप एक स्टेज से फाइनल स्टेज तक पहुंच जाएंगे इक्विलिब्रियम को अटेन करते हुए। ओके, हम इसको एक डायग्राम से भी इस तरह से समझ सकते हैं। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अब आप देखते हैं कि किस तरह से हमें रिवर्सिबल प्रोसेस दिखाई देता है। अगर हम गैसियस सिस्टम में, गैसियस सिस्टम में सपोज उसमें गैस है और एक पिस्टन लगा हुआ है जो वेटलेस है, फ्रिक्शन लेस है, उसमें जो गैस का इंटरनल प्रेशर है वो PIN से ले, और जो एक्सटर्नल प्रेशर है एटमॉस्फेयर का वो P एक्सटर्नल के फॉर्म में ले। हम इस तरह से समझें, ये हमारे पास एक वेसल है और ये लगा हुआ है एक पिस्टन। ओके,
यहाँ पर गैस का प्रेशर P इंटरनल है और यहाँ एटमॉस्फेयर का प्रेशर P एक्सटर्नल है, ये है V1। सपोज आपने इस पिस्टन को यहाँ तक मूव किया या पिस्टन यहाँ से यहाँ मूव हुआ एक इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो यहाँ पर जो है पहले यहाँ हम देखें तो P इंटरनल इक्वल्स टू दी P एक्सटर्नल। ओके, यहाँ दोनों फोर्स बराबर है या दोनों प्रेशर बराबर है, तो यहाँ पिस्टन की फिक्स वैल्यू है, मतलब पोजीशन फिक्स है और वॉल्यूम फिक्स है। आपने जरा सा यहाँ पर क्या होगा, सपोज ये एक्सपेंशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है बच्चों, एक्सपांशन। ओके, तो एक्सपांशन कब हो सकता है, जब P इंटरनल स्लाइटली ग्रेटर देन या इस तरह से P एक्सटर्नल, तब ये एक्सपांशन होगा और यहां पहुंचकर फिर P इंटरनल इक्वल्स टू दी P एक्सटर्नल। फिर सपोज थोड़ा सा और पिस्टन ऊपर खिसका यूं, तो यहां पर फिर P इंटरनल स्लाइटली ग्रेटर देन P एक्सटर्नल और यहां पहुंचकर P इंटरनल फिर इक्वल्स टू दी P एक्सटर्नल और फाइनली हम यहां तक पहुंच गए और ये है V2। तो यहां पर फिर एक स्टेप बीच में मान लो आता है, तो P इंटरनल स्लाइटली ग्रेटर देन P एक्सटर्नल एंड देन P इंटरनल इक्वल्स टू दी P एक्सटर्नल। Thus we move from V1 to V2 in large number of steps। तो ये स्टेप्स जो हैं ये क्या है, इसमें इंटरमीडिएट स्टेप्स। तो आप देख रहे हैं कि इनका कोई फिक्स नंबर नहीं होता कि कितने स्टेप्स में V1 से V2 तक पहुंच गया, एक लार्ज नंबर में स्टेप्स यूज करता है और हर एक स्टेप में, समझ गए ना, हर एक स्टेप में सिस्टम के और सराउंडिंग के बीच में एक इक्विलिब्रियम बना रहेगा और धीरे धीरे हम ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू इंक्रीज करके और हम अपोजिंग फोर्स से थोड़ा ज्यादा करके और सिस्टम को अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन या दूसरी स्टेट में पहुंचा देते हैं। बट ईच स्टेप में क्या है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जब इस तरह का इक्विलिब्रियम बना रहे तो आप इसे ही क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। ये इस तरह से इन्फिनिट स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। तो यहां तक बात समझ में हो गई, आप इसे बनाएं। अब देखो, अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट होता है इर्रिवर्सिबल प्रोसेस। अब आता है बच्चों की इर्रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। इर्रिवर्सिबल प्रोसेस मींस the process in which system goes initial to final state, ठीक है, through single step only। समझ गए कि irreversible process, the process in which system goes initial to final state through single step only, because very large difference between driving force and opposing force। Okay, suppose the vessel in which contain weightless frictionless piston and volume is V1 in initial state, P internal is the internal pressure of gas। ठीक है, अब हम यहां से ये देखें कि V1 से V2 तक पिस्टन को मूव हो रहा है, तो एक ही स्टेप में कब, अगर हम ये कहें कि वन स्टेप में मूव हो जाए तो P इंटरनल, ठीक है, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, P एक्सटर्नल, काफी ज्यादा। तो सिस्टम एक ही स्टेप में, वन स्टेप में ही V1 से कहां पहुंच जाएगा, V2 में। अब ये जो प्रोसेस है ना, अपने आप रिवर्स नहीं होती, मींस प्रोसेस, ठीक है, कैन नॉट रिवर्स cannot be reversed and reversed by help of external
एजेंसी। ओके, मतलब ये अपने आप रिवर्स नहीं हो सकते, इन्हें रिवर्स करना है ना तो हमें किसी एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल वर्क या एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प लेनी होगी, तब ये क्या होंगे रिवर्स, मतलब रिवर्स बाय द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। हमें V1 V2 से फिर से V1 में लाना है पिस्टन, तो हमें प्रेशर इंक्रीज करना होगा, अपने आप रिवर्स नहीं होगा ऐसा प्रोसेस। तो ये कहलाते हैं कौन से प्रोसेस बच्चों? इररिवर्सिबल प्रोसेस। जितने भी यूनिवर्स में जो प्रोसेस चल रहे हैं वो ज़्यादातर जो है इररिवर्सिबल है, स्पॉन्टेनियस नेचर के। इररिवर्सिबल प्रोसेस मोस्टली जो है स्पॉन्टेनियस नेचर के होते हैं, मीन्स अपने आप चलते हैं और किसी एक डायरेक्शन में चलते हैं। जैसे कि आप देखोगे हीट फ्लो फ्रॉम हॉट रीजन टू कोल्ड रीजन, समझ गए ना? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, मिक्सिंग ऑफ गैसेस, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, ये सब अपने आप चलता है, ये सब इररिवर्सिबल है, अपने आप रिवर्स नहीं होता। इसको रिवर्स करना है तो हमें एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत होगी, एक्सटर्नल वर्क की जरूरत होगी। ओके, हम वैसे देखेंगे आगे स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और इनका जो ड्राइविंग फोर्सेस हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ तक आप नोट करें। अब देखो बच्चों, हम दोनों में डिफरेंसेस देख लेते हैं, रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल। अभी मैंने आपको बताया कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है कैरिड आउट infinitely slowly through large number of steps. ओके, यही है carried out infinitely slowly through numbers of steps या number of steps। carried out in one step, केवल एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाते हैं, एक ही स्टेप में चलते हैं। opposing force nearly almost equals to driving forces या driving force, दोनों फोर्स लगभग बराबर से बने रहते हैं। ओके, इनमें ऐसा नहीं होता, कोई एक फोर्स बहुत ज्यादा हो सकता है तो एक बहुत कम हो सकता है, तभी तो ये किसी एक डायरेक्शन में अपने आप चलते हैं। इक्विलिब्रियम अटेन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग विद ईच स्टेप। अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे ही प्रोसेस चलेगी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हर एक स्टेप में एक इक्विलिब्रियम बना रहेगा। सिस्टम आगे पीछे अपने आप ही रिवर्स फॉरवर्ड होता रहता है, जबकि ऐसा इनमें नहीं होता। मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन इन दिस प्रोसेस। देखो, मैक्सिमम वर्क का मतलब जैसे कि आपको कोई धक्का मार रहा है तो आपका फोर्स उसके रिस्पेक्ट में आप बढ़ाते जाओगे, वो भी आपसे बढ़ाता जाए। कब तक आप अपना फोर्स बढ़ा सकते हैं? मैक्सिमम, जब तक कि वो उसका फोर्स आपके फोर्स के बराबर ना हो जाए। और जब बिल्कुल बराबर हो जाएगा, आपको जितना मैक्सिमम यूज करना था अपना फोर्स, जितना वर्क मैक्सिमम उसके अगेंस्ट करना था, आप आ गए उस स्टेट में, तो आपकी जो मैक्सिमम वर्क की कंडीशन मिलेगी वो तब मिलेगी ना जब उसका फोर्स आपके मैक्सिमम फोर्स के बराबर हो जाए। और ये कंडीशन कब मिलती है? जब इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, मतलब रिवर्सिबल नेचर होता है। तो इसमें ऐसा होता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इंटरनल फोर्स के लगभग बराबर होता है, इसलिए गैस अपने मैक्सिमम, ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क या एक्सपेंशन या कंप्रेशन वर्क की कंडीशन में होती है, तो इसमें मिलता है मैक्सिमम वर्क। इसमें ऐसा नहीं होगा, कोई एक डायरेक्शन में ही चल रहा है, कोई आप किसी को धक्का मारते जा रहे हैं तो आपका मैक्सिमम फोर्स कब पता चलेगा? पता ही नहीं चलेगा। वो मान लो पीछे खिसकता जाए, मान लो वो रुक जाए ना और फिर ना पीछे खिसके, तो आप मैक्सिमम वर्क की कंडीशन में आ जाओगे। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें मैक्सिमम वर्क नहीं आता। ये डिफिकल्ट टू रियलाइज इन प्रैक्टिस, ये आइडियल प्रोसेस है, ये नॉर्मली रियल जो है कहें कि एक प्रैक्टिस में यूज ज्यादा नहीं होते, जबकि ये तो नेचर में ही मिलते हैं, रियल प्रोसेस है। हमें जो भी प्रोसेस यूनिवर्स में दिखता है वो सब इररिवर्सिबल नेचर का ही तो है। तो ये रियल प्रोसेस है, ये आइडियल है, डिफिकल्ट टू रियलाइज इन प्रैक्टिस, बट इनको परफॉर्म इन प्रैक्टिस, इनको इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपने दोनों में डिफरेंस देखे। यहां तक बात समझ गए होगे, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं हीट। नेक्स्ट टॉपिक है हीट। अब हीट क्या है? देखो, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट of system or one system to another system
through difference in the temperature or due to difference in the temperature, heat spontaneously flow from hot region to cold region of the system. यही मैंने लिखा है कि heat is the energy which flows from one part to another part of system or one system to another system due to difference of the temperature, and it is spontaneously flows from hot, ठीक है, हॉट रीजन टू कोल्ड रीजन। कोई चीज या कोई भी बॉडी है अगर वो हॉट है तो उससे हीट अपने आप वहां ट्रांसफर हो जाएगी जहां उसको कोल्ड रीजन मिलेगा। सपोज ये सिस्टम ए है एंड सिस्टम बी है, इसका टेम्परेचर T1 ग्रेटर देन T2, देन हीट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी स्पॉन्टेनियसली। यहां से हीट अपने आप यहां ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन उल्टा अपने आप नहीं होगा। ओके, ये स्पॉन्टेनियसली होगी। अब आता है किसकी यूनिट, तो देखो कैलोरी होती है जूल, अर्ग और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 कैलोरी 4.184 जूल, जूल 10⁻⁷ अर्ग, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना जूल होता है। ओके, 1.602 × 10⁻⁻19 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू है। तो इस तरह से सबसे बड़ी यूनिट है कैलोरी। ये ऑब्जेक्ट का भी क्वेश्चन होता है, इनका ऑर्डर पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान रखना है। अब आता है कि साइन ऑफ क्यू। ध्यान रखें कि हम थर्मोडायनामिक्स में केवल सिस्टम के बारे में सोचेंगे कि सिस्टम में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ध्यान रखें कि जब सिस्टम में एनर्जी आती है, मीन सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो सिस्टम की जितनी भी इनिशियल एनर्जी थी उसमें वो एनर्जी ऐड हो जाती है। तो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, तो Q की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे। मीन्स अगर सिस्टम की एनर्जी X है और मैंने कहा इसमें 10 जूल एनर्जी और आके जुड़ गई, एब्जॉर्ब हो गई, तो टोटल कितनी हो गई, तो आप लिखोगे कि जितनी भी इनिशियल थी उसमें आप +10 और ऐड कर देंगे। अभी मैं बताता हूं किस तरह से ऐड करना है। और हीट अगर रिलीज हो रही है सिस्टम से, बाहर जा रही है, तो Q की वैल्यू को हमें क्या लिखना होता है, नेगेटिव फॉर्म में। देखो किस तरह से, यहां तक मैं मिटा देता हूं तो आपने नोट कर ही लिया। सपोज ऐसे लेते हैं हम कि ये है सिस्टम। ओके, पहले तो आपको ये बता दूं कि टोटल हीट ऑफ सिस्टम इक्वल टू, मीन सपोज हम इसको QT लें तो इनिशियल हीट, ओके, जितनी भी इनिशियल हीट थी प्लस वैल्यू ऑफ Q, वैल्यू ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज। सपोज ये है Q, तो X QT = X + Q। ओके, यहां तक बात समझ गए कि जितनी इनिशियल थी और प्लस कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई या रिलीज हुई, उसके साइन के सहित यहां Q की जगह रखना है। देखो कैसे, तो सपोज सिस्टम इज द, ठीक है, A इज द सिस्टम, ये एक सिस्टम है, ये बॉडी है, इनिशियल हीट, ठीक है, ये सपोज X है, एंड 10 कैलोरी हीट गिवन ऑन सिस्टम। सिस्टम को इतनी हीट दी गई, तो QT पूछो कितने होगी, तो हम लिखेंगे Q X + Q। अब यहां पर Q क्या यूज करना है, तो आप लिखेंगे 10, तो ये हो जाएगा X प्लस कितना 10, ये हो जाएगा QT। टोटल इतनी हीट हो जाएगी फाइनल स्टेट में जब आप सिस्टम को उतनी हीट देंगे। अब आता है कि सपोज सेकंड सिस्टम, ठीक है, हीट है इनिशियल हीट, ये हो गई X, 10 कैलोरी हीट, ठीक है, रिलीज फ्रॉम सिस्टम, मीन्स Q = -10 कैलोरी। ओके, यहां जो भी यूनिट होगी आप उसका यूज करते हैं। मीन्स 10 कैलोरी ये थी, तो यहाँ 10 कैलोरी। तो अब हम QT लेंगे, तो हम लिखेंगे X + Q, तो X + -10 मीन्स X - 10 कैलोरी। तो Q का साइन देखना है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आप Q की जगह पुटअप करोगे ना,
अगर सिस्टम से हीट रिलीज हो रही है तो Q की जगह जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो नेगेटिव साइन के साथ लिखोगे, और एब्जॉर्ब हो रही है तो उसे प्लस के साथ लिखोगे। यहां तक बात समझ गए। अब आपको कहीं भी क्वेश्चन आता है वहां हीट सिस्टम से रिलीज हो रही है या आउट हो रही है, मतलब इन हो रही है या आउट हो रही है, इसके बेस पर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू को साइन लगाना है और क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आएगा। तो यहां तक आप नोट